हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आप लोग के बीच देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सीडीपी का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। देखिए पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कि सीडीपी में क्या क्या हमको पढ़ना है। अगर इस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो सीटेट आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और हम आपको बता दें कि सीटेट के लिए जो सीडीपी है और सीडीपी के हर चैप्टर को अगर अच्छे से समझ जाते हैं, देखिए वो डिफिनेशन रटना या बात को जितनी सारी बातें हैं उस सब को अगर ब्रेन में ले आते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं, उस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, और देखिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, एकदम इजी वे में। ठीक है, और हर चैप्टर को हम तोड़ देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम एजुकेशन को फिर साइकोलॉजी को सबको डिफाइन कर देंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या, उसका मतलब उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। तो शिक्षा मनोविज्ञान को बताने से पहले हम पहले साइकोलॉजी को जान ले जो मेन है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का हम बहुत अच्छे तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हम अपने चैनल में जो एक वीडियो हम डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है, कि कैसे कैसे साइकोलॉजी का डिफिनेशन बदला। ठीक है, आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी है क्या। मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, एक वैज्ञानिक अध्ययन बन चुका। आज मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन बन चुका है जो किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का, पशु पक्षी का बिहेव का अध्ययन करता है, उसके एक्सपीरियंस का अध्ययन करता है, उसके मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी जो हमारा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जो हमारा बिहेव जो चेंज होता है, जो हमारा एक्टिविटी है विद इन 24 आवर, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता है। ठीक है, तो उसी का स्टडी हमारा मनोविज्ञान करता है और उसके व्यवहार का अध्ययन करके उसके एक्सपीरियंस को क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ जोड़ता है। ठीक है, समझ गए कंसेप्ट क्या कह रहा है। अब देखिए, अगर मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस को समझता है, उसके बिहेव को समझता है, उसके मेंटल प्रोसेस को समझता है, तो उसी का तो यूटिलाइज हमारा साइकोलॉजी में, एजुकेशन में होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे के एक्सपीरियंस को समझ जाए, हम किसी बच्चे के जो उसका बिहेव है, एक्टिविटी है, ये सब चीज को समझ जाए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, वो क्यों पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है, किस में उसका इंटरेस्ट है, ये समझना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए साइकोलॉजी का यूज जो है शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा में है। ठीक है, देखिए इसका साइकोलॉजी का बहुत सारा ब्रांच है। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, फिर ऑर्गेनाइज साइकोलॉजी। आज जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ऑर्गेनाइज साइकोलॉजी बन चुका है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की, फिर हम बात करते हैं जनरल साइकोलॉजी, फिर पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो बहुत सारा ब्रांच है, एक नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी, बहुत सारा ब्रांच है जिसमें उसका यूज है मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ब्रांच है, सबका मनोविज्ञान का सारा ब्रांच है, तो उसमें से शिक्षा मनोविज्ञान भी एक है। देखिए हम डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ब्रांच है। हम पहले भी बता दिए आपको कि मनोविज्ञान का ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान। और जो सीखने और सिखाने, ठीक है, जो टीचिंग प्रोसेस है और जो लर्निंग है, ठीक है, सीखता कौन है, विद्यार्थी, और सिखाता कौन है, टीचर। अगर एक सिखाने वाला टीचर जो सिखा रहा है और बच्चे उसको सीख रहे हैं, ठीक है, यही तो प्रोसेस है और यही प्रोसेस क्या होगा, हमारा शिक्षा का उद्देश्य को पूर्ण करेगा। ठीक है, वो सक्सेस होगा, उसका एजुकेशन सक्सेस होगा। तो यही है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। तो अगर हम किसी बच्चे के एक्सपीरियंस को समझ जाते हैं, उसके इंटरेस्ट को समझ जाते हैं, उसके बिहेव को समझ जाते हैं, तो क्या होगा, हम उसी के अनुसार एजुकेशन देंगे और उसका सर्वांगीण विकास होगा। देखिए ये जो परिभाषा है ना जेम्स ड्राइवर का, फिर हम बात करते हैं सेंट्रॉक का, ये सब क्या कह रहा है आप देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षणिक परिस्थिति में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में
विभिन्नता दिखलाता है। ठीक है, अधिगम जो प्रोसेस होता है वो शैक्षणिक परिस्थिति में जो होता है वो विभिन्नता दिखलाता है। मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है। ठीक, अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं तत्वों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों के, वयस्कों के सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है, देखिए हम जो जनरल साइकोलॉजी है उसमें बहुत सारा सिद्धांत साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, आपको बता देते हैं एरिक्सन की थ्योरी। ठीक है, बच्चों का विकास से संबंधित बहुत सारा सिद्धांत है। फिर कोहलरबर्ग का सिद्धांत है। ठीक है, तो जीन पियाजे का है। तो किस तरह से बच्चों का विकास होगा, तो हमारा साइकोलॉजी क्या करता है, शिक्षा एजुकेशनल साइकोलॉजी उसमें अपना योगदान देता है। किसमें, बच्चों के सर्वांगीण विकास में। ठीक है, अगर टीचिंग प्रोसेस अच्छे से होगा तो ऑब्वियसली उसका विकास अच्छे से होगा, बच्चों का विकास अच्छे से होगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारा डिफिनेशन है। देखिए जैसे क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारण करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। हम बताए थे आपको कि देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, बच्चों की क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को समझता है। ठीक है, उसकी नैतिक क्षमता को समझता है, उसके मेंटल जो कैपेसिटी उसको समझता है। अगर बच्चा, हम अगर समझ जाए कि ये 5 वर्ष का बच्चा इस चीज के सीखने लायक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, शिक्षा के लिए बेटर होगा। अगर 5 वर्ष के बच्चा को हम दे देते हैं 7 वर्ष का उसके लिए वर्क दे देते हैं, तो क्या ये उसके विकास के लिए उचित होगा, नहीं होगा। तो यह हमारा साइकोलॉजी क्या करता है, सिखाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का इसीलिए यहाँ इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज अगर समझ जाए तो बच्चे का विकास क्या हो जाएगा, अच्छे से होगा। चाहे नैतिक विकास की नैतिक कैपेसिटी को समझ ले, फिर फिजिकल कैपेसिटी, फिर मेंटल कैपेसिटी, सबको समझते हुए उसको शिक्षा की व्यवस्था करता है और उसको शिक्षा देता है। ठीक है, साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करके मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों खुलकर प्रयोग करता है। ठीक है, हम बताए थे आपको कि साथ में बालक की जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक समस्याओं का समाधान करता, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर बच्चे सीख नहीं रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जानना कि आखिर क्यों नहीं सीख रहा है, उसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो इन सब बातों को समझ के ही अगर हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं, शिक्षित करते हैं, उसको टीचिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा टीचिंग प्रोसेस बेस्ट होगा। तो यही है, यही कह रहा है। हम पहले भी आपको बता दिए हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज क्या है। साइकोलॉजी अगर किसी बच्चे के बिहेव को समझता है तो वही उसके बच्चे के बिहेव को, एक्सपीरियंस को समझ के, उसके इंटरेस्ट को समझ के बच्चे को एजुकेशन देना। ठीक है, फिर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य की बात करते हैं। क्या होगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का, क्या होगा उद्देश्य। अगर देखिए शिक्षकों के लिए सहायता करना, ऑब्वियसली शिक्षक को सहायता मिलेगा। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम समझ रहे हैं तो एक टीचर के लिए बहुत सहायता की बात है। हेल्प क्या, टू हेल्प द टीचर के लिए कि टीचर बच्चों को समझ पा रहा है कि उसकी उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, उसकी इंटरेस्ट किस में क्या है, उसकी नैतिक क्षमता क्या है। सबको समझने के बाद अगर उसको एजुकेशन दिया जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो टीचिंग प्रोसेस बेस्ट होता है। टीचर के लिए भी अच्छा लगता है कि बच्चे उसके बात को समझ रहे हैं, और बच्चों के लिए भी है कि बच्चे कुछ सीखते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षणिक समस्याओं के प्रति उसकी मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। अब बच्चे किस तरह से सीखे, किस तरह से उसमें इंटरेस्ट जगे, ठीक है, इन सब बातों को क्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान, मनोवृत्ति को, ठीक है, मनोवृत्ति को, उसके इंटरेस्ट को जगाता है सीखने में, ताकि वो शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर पाए। ठीक है, अब हम बात करते शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के, शिक्षार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन के एक वातावरण तैयार करता है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, टीचर और विद्यार्थी, ठीक है, एक माहौल बनाता है। ठीक, अब किस तरह से बच्चे सीखेंगे उसके लिए एक माहौल बनेगा, तभी तो वो बच्चा फिर सीखने में इंटरेस्ट लेगा। तो वो क्या करता है, एक इन्वायरमेंट तैयार करता है। ठीक है,
फिर उसी तरह देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूति पूर्वक समझने में मदद करता है। एक टीचर क्या करेगा, एक शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार को, शिक्षार्थियों के व्यवहार को सहानुभूतिपूर्वक, एक टीचर का बिहेव जो होना चाहिए ऐसा कि बच्चों में लगे कि वो सहानुभूतिपूर्वक, प्रेशर से नहीं सीख रहा है, प्रेशर से नहीं सिखाना है, ठीक है, क्योंकि उसको एक इस तरह से सिखाना, एक सहानुभूति व्यवहार प्रदान करते हुए उसको समझाना है, ठीक है, ताकि वो कोई भी बात को अच्छे से मन से एकदम समझ पाए, इंटरेस्ट के साथ समझ पाए, ठीक है। फिर बात करते हैं शिक्षार्थियों की कमजोरियों तथा असफलताओं को समझने तथा उसके उपचार संबंधी सिफारिशें करने में शिक्षकों की शिक्षा मनोविज्ञान काफी मदद करता है, ठीक है। अब जो बच्चा क्या है, कमजोरी एवं असफलताओं को समझने में, जो बच्चा पीछे हो जा रहा है, ठीक है, जो बच्चा असफल है, जो बच्चा कमजोर है, तो क्या करेगा, उसके लिए तो कुछ उपाय करेगा। ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा स्कूल का जो बच्चा, कुछ बच्चे जो वीक है, क्या उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है सबों को शिक्षित करना। क्लास में जो भी बच्चे हैं, चाहे जो बच्चे तेज हैं, जो बच्चे मंद हैं, जो बच्चे सामान्य हैं, सभी को शिक्षित करना उद्देश्य है, ठीक है। तो उसमें जो बच्चे पिछड़े हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, उसमें किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, ये सब क्या करता है, ये सब जो प्रोसेस है हमारा चाइल्ड, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ हमारा इम्पोर्टेंस देता है, हमारा मदद करता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक एवं सामग्रियों को सही ढंग से संगठित कर पाते हैं, जिसे शिक्षार्थियों को देना रहता है। उसकी सामग्री को, टीचिंग जो स्किल्स, टीचिंग करने का जो भी सामग्री होता है सही ढंग से। अब एक बच्चे को, अगर 5 साल के बच्चे को अगर हम ABCD पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जैसा माइंड हम तो समझ पा रहे हैं ना कि बच्चे का किस तरह की कैपेसिटी है समझने की, उसकी फिजिकल कैपेसिटी क्या है, तो उसी के अनुसार हम उसको टीचिंग करेंगे, ठीक है। अगर एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे को अगर हम क्या कहते हैं टेबल पढ़ाना शुरू कर दें, तो क्या बच्चे के लिए उचित होगा, नहीं होगा ना, बच्चे सीख पाएंगे और उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो एक बच्चे का एक सही तरीके से सिखाने का, पढ़ाने का जो ट्रिक होता है वो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रदान करता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक एवं सामग्रियों को सही ढंग से, ये तो हो गया। अब बात करते हैं शिक्षक को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से टीचर का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, किस तरह का टीचर होना चाहिए, उसका बिहेव कैसा होना चाहिए, ताकि बच्चे उससे क्या करें, उससे इम्प्रेस्ड हो, उसके साथ एकदम दोस्त के तरह खुल के बातें करे, संप्रेषण करे, नहीं समझ में आ रहा तो बोले, ताकि वो कुछ लगे कि हम टीचर से कुछ अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे टीचर के बिहेव से ही बच्चे क्या करें, वो डरे, कुछ पूछ ना पाए, कुछ सीख ना पाए। तो एक जो क्या करता है, सही भूमिका निभाने में हमारा क्या करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी अब मदद करता है, ठीक है। इसी तरह देखिए बालकों के बीच व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशक कार्यक्रम, सब में घुमा फिरा के वही बातें हैं। अब बच्चे एक दूसरे से इंडिविजुअल ऑब्वियसली डिफरेंस होंगे, क्योंकि एक बच्चा दूसरा बच्चा से फिजिकल में हो, मेंटल में हो, चाहे एजुकेशन में हो, ठीक है। तो सभी में अगर बच्चे एक दूसरे से अलग हैं तो उसके अनुसार ही तो हम काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो बच्चे अगर 2 का टेबल जान रहा है, फिर जो बच्चे नहीं जा रहा है तो उसको हम एक साथ लेके नहीं चलेंगे। तो इस चीज को हमको समझना है, ठीक है। एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि जिस बच्चे का कैपेसिटी जैसा है उसी के अनुसार पढ़ाए और उसको हम कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं, उसके निदान संबंधी कदम उठाने में तत्पर होते हैं, ठीक है। वही बातें हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि वो जान रहा है कि हम बच्चे को वी हैव टू टीच एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एक टीचर जो है बच्चे को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, उसमें एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए शिक्षक में, एक टीचर में। उसकी वो जो क्वालिटी कौन प्रदान करता है, तो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रदान करता है, ठीक है। एक अगर टीचर में क्वालिटी नहीं होगी कि बच्चे को ठीक से समझ पाए, ठीक है, वो उनका सीमा क्या है वो समझ पाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो नहीं समझ पाए उसको मारना शुरू कर दिए, ये उनका सीमा से बाहर हो गया, ठीक है। तो वो सीमा को समझ पाना और उसके निदान के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसके निदान के लिए कदम उठाना, ठीक है। कदम भी उठाना
जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको किस तरह से समझाया, थोड़ा सा पनिशमेंट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ाना छोड़ दे या उसको मारना शुरू कर दे। ये सब जो है सीमा एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उचित निर्देशन देना। देखिए उसी तरह उचित पाठ्यक्रम का बनाना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित, अब देखिए पाठ्यक्रम उचित बनाना क्या है, निर्देशन क्या है, ये सब क्या, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर जान रहा है कि 5 साल के बच्चे को हम ABCD पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर तो वो हमारा शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा। अगर एक 5 साल के बच्चा को हम 2 अंजा 3 अंजा 4 अंजा पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वसली क्या हो जाएगा, जो टीचिंग का जो प्रोसेस है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में एक बच्चे की मेंटल कैपेसिटी क्या है, फिजिकल कैपेसिटी क्या है, तो ये सब चीज़ को समझते हुए अगर हम बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बनाते हैं तो क्या होगा, हमारा टीचिंग प्रोसेस बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखिए उसी तरह का सारा दिया हुआ है इसमें, घुमा फिरा के जो मूल बातें हैं वो हम आपको बता दिए, ठीक है। शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, समूह गति को समझने में मदद करना, अभिभावकों को मार्गदर्शन देना, ठीक है। अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो अभिभावक को भी समझाना है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है, माँ बाप उस पर प्रेशर ना डाले, ठीक है, ताकि वो इस चीज़ को समझ पाए, ठीक। ये सब हो गया आपको। उचित अध्यापन विधि का प्रस्तुत करना, कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए, ठीक है, ये भी तो ट्रिक है ना, मेथड अगर जिस चीज़ का यूज होगा वही तो करेंगे। अगर इस चीज ये ही हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन मेथड से हमको पढ़ाए बच्चे को, तो ये पढ़ाने का जो पढ़ाने का जो विधि, उपयुक्त विधि बताने का जो ट्रिक है वो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी बताता है, ठीक है। फिर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, छात्रों के बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं की विशेषता को समझने में, ठीक है, छात्र के शिक्षण के स्वरूप को समझने में, सभी देखिए ये क्या कर रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कर रहा है कि छात्र के बाल विकास की विभिन्न अवस्था, किस अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में क्या विकास होगा, हम आगे भी बताएंगे आपको, विकास की जो अवस्था है वो बताएंगे कि कौन सा अवस्था किसके लिए होता है, तो उस अवस्था को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उसको हम सही दिशा में ले जाएंगे, ठीक है। कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षक शिक्षण करते समय केवल अपने ज्ञान भंडार की बल्कि छात्रों की क्षमताओं को, उनकी व्यक्तित्व गुणों को ध्यान में रखते हुए इसके शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्व बढ़ती है, ठीक है। क्या कर रहा है, व्यक्तित्वशील गुण, ठीक है, को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या कैपेसिटी है, क्या उसका गुण है, उसमें क्या मेरिट है, ये सब चीज को समझते हुए उसकी उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि, शिक्षा मनोविज्ञान उसी का इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, छात्रों की क्षमताओं को समझने में, ठीक। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की समस्याओं के कारणों के पता लगाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, देखिए हम आपको बताए थे ना कि मनोविज्ञान क्या करता है कि वो रोया तो क्यों रोया, उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, और क्या किस कारण से रोया, क्यों रोया, ठीक है, तो वो 3 चीज देखता है मनोविज्ञान, ठीक है। 3 चीज क्या देखता है कि वो क्यों रोया, किस लिए रोया, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये सब चीज को पता करता है, ठीक है, और उसकी समस्याओं को दूर करता है, जो भी प्रॉब्लम है बच्चे को, शिक्षार्थियों को, तो उन समस्याओं को दूर करता है, ठीक है, तथा शिक्षा के स्तर के में पर्याप्त सुधार लाता है। बच्चे का शिक्षा अगर नीचे है, बच्चे को अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहा है, तो ये सब चीज का पता करना है कि क्यों नहीं समझ पा रहा, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक, और उसके बाद उसके शिक्षण के स्तर को बढ़ाना है। मूल इम्पोर्टेंस जो होता है यही हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का है, ठीक है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों को समझ के बच्चों की शिक्षा में क्या किस तरह से शिक्षा दिया जाए बच्चों को, जो उसमें उसके सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। तो हम बच्चों को समझेंगे तभी तो हम उसको उसके अनुसार शिक्षा दे पाएंगे, तो यहीं पर हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी काम करता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व भिन्नता को समझने में शिक्षार्थियों की क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर भिन्नता होती है। इसमें कक्षा में कुछ
देखिए यही चीज है, सेम चीज जो हम आपको अभी बताएं कि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व भिन्नताओं के मूल तत्वों से अवगत कराकर शिक्षक को उन समस्याओं के निपटने में काफी मदद करता है। ठीक है, शिक्षा एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझता है। व्यक्तित्व भिन्नता है, अगर एक बच्चा तेज है, दूसरा बच्चा मंद बुद्धि का है, दूसरा बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उस चीज को उनको टीचर को समझना होगा। ठीक है, और तभी क्या करेगा, उनकी समस्याओं को दूर करेगा। यही हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी करता है। शिक्षार्थियों की धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में जब शिक्षार्थियों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है तो वो पाठ के प्रति, शिक्षकों के प्रति, अपने साथियों के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति विकसित करता है। देखिए क्या कर रहा है कि बच्चे, जब शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है तब शिक्षार्थियों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव थॉट जो होता है, अगर बच्चे सीखने में वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने, उसकी मनोवृत्ति होने लगी, उसकी इच्छा होने लगी, उसका इंटरेस्ट होने लगा, तब क्या होगा, वो पाठ के प्रति, शिक्षक के प्रति, अपने साथियों के प्रति उसका क्या होगा, पॉजिटिव जो होगा मनोवृत्ति विकसित कर लेगा। प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचान में, ठीक है, जो इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस है, मेथड है, उसको पहचान करेगा कि नहीं ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, इससे हम बहुत अच्छे तरह से सीख रहे हैं, मैम ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह की जो बातें होती हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी ही देता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में समूह गति को समझने में सेम चीज है। देखिए जो उसमें हम बताए थे पिछले, अभी तुरंत बताए हैं, शोधकर्ता में परिणाम के नए शिक्षण विधियां, नए शिक्षण उपकरण, सब दृष्टि, सहायता आदि का प्रयोग कक्षा पठन पाठ में किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसी बातें होगी जब बच्चे धनात्मक पॉजिटिव थिंकिंग होने लगती है टीचर के प्रति, पाठ के प्रति, अपने साथियों के प्रति, तो उसमें क्या होगा, एक नया दृष्टिकोण होता है, किसी चीज को लगेगा कि हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज क्या करता है, हमारा साइकोलॉजी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इस चीज को देता है। ठीक है, तो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों को समझने में, उसके व्यवहार को, उसकी मनोवृत्ति को, उसके एटीट्यूड को, सभी को समझ के अगर एजुकेशन दिया जाए, उसको शिक्षित किया जाए, तो हमारा टीचिंग का जो प्रोसेस है वो सक्सेस हो जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा और बच्चे उसका सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम कुछ देखिए, हर वीडियो के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और लास्ट में फिर हम देंगे और आप लोग बताइएगा, आप देखिए कि कितना क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाते हैं। ठीक है, अगर हम 20-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनवाएंगे आपसे, ताकि आपका भी सब्जेक्टिव भी हो रहा है और ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको भी लगेगा कि हम चैप्टर कितना समझ पाए और कितना क्वेश्चन को हम आंसर देने के एवल में है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रहेगा और आप अच्छे से इस चीज को दोबारा फिर से मौका मिलेगा समझने का, एक चैप्टर को 2 बार, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और लास्ट तक अगले वीडियो में देखिए हम आपको डाल रहे हैं, इस सब चैप्टर के लास्ट में हम आपको डाल देंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपको प्लीज पूरे देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का पूरे कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा मेहनत भी सक्सेस हो। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम अभी डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए सारे चैप्टर के लास्ट में हम बताए थे आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डालेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो और आपको भी समझ में आए कि कितना क्वेश्चन हम दे पाते हैं और कितना चैप्टर को समझें। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सच है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। देखिए अधिगम प्रक्रिया में बच्चों का कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो कुछ उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा आंसर। देखिए TET में भी पूछा हुआ है और यूटेट में भी पूछा हुआ है। ठीक है, यूपी टेट और सी टेट दोनों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे अब विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये भी तो गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है।
बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे को जो भी पढ़ाया जाता है उससे एक्स्ट्रा भी सीखते हैं, ठीक है। उससे अलग भी उनका सोच होता है, वो कुछ अलग सृजन भी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या क्या आ गया कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श के रूप में व्यवहार, ठीक है। ये देखिए इसका क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ठीक है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना। देखते जाइए। अब तीसरा ऑप्शन हम आपको तीसरा ऑप्शन हो गया उनका मूल्य, शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उनके प्रति प्रायःकालीन सभा में उपदेश देना, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या होगा। थोड़ा सा देखिए, बच्चों में नैतिकता की स्थापना कैसे होता है। ऑब्वियसली उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना तो नहीं जा सकता है, ठीक है। उसमें धार्मिक पुस्तक को पढ़ा के उसके नैतिकता का विकास तो नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब फिर दूसरा ऑप्शन उनका मूल्य शिक्षा पर क्या है, उसका मूल्य शिक्षा पर आधारित शिक्षा का मूल्यांकन करना, उनके प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ये सब क्या उपदेश देने से क्या बच्चा सीख लेगा, ये भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2011 में, ठीक है। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, जब बच्चे का व्यवहार, शिक्षा का जो व्यवहार होगा ना, शिक्षा का आदर्श के रूप में दूसरा ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो शिक्षा का आदर्श के रूप में जो उसका व्यवहार होगा वही हो जाएगा उसके नैतिकता का विकास करेगा। बच्चे के व्यवहार देखिएगा, टीचर का जो व्यवहार होगा ना वही बच्चे जो है अपने नैतिकता में लाते हैं। कि टीचर ने बोला है प्रणाम करने के लिए माता पिता को, तो वो घर पे जाके अपने माँ बाप को प्रणाम करेगा। यानी व्यवहार जो होता है एक टीचर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और वही नैतिकता का विकास करता है, ठीक है। अब देखिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, देखिए आजीविका कमाना, ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। बताइए क्या हो सकता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है। ऑब्वियसली बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होगा, ठीक है। सिर्फ पैसा कमाना ही जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। पढ़ना एवं लिखना सीखना ये नहीं होता है। बौद्धिक विकास सिर्फ बुद्धि से रिलेटेड हुआ। बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी विकास जो होता है, सामाजिक, नैतिक सभी विकास शिक्षा से हमें मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ठीक है। बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है। तो क्या कह रहा है, देखिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या होगा इसका आंसर, देखिए हर बच्चे में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, होगा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी नहीं होगा। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक बच्चा एक विशिष्ट है। आप एक चीज जान लीजिए, ठीक है, आप बुद्धि का थ्योरी पढ़िएगा तो देखिएगा कि हर व्यक्ति में एक जो है विशिष्ट गुण होता है, ठीक है। और उस विशिष्ट गुण को नहीं पहचानता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हर चीज में जो 2 फैक्टर थ्योरी जो बोला गया था उसमें भी बताया गया है कि हर जो व्यक्ति होता है उसमें एक गुण अवश्य होता है। तो क्या कहा गया, प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हर बच्चे में क्वालिटी है, बस उसको समझना है हमको, ठीक है। किसी में कुछ का, कोई मैथ में इंटरेस्ट है, कोई साइंस में है, कोई आर्ट्स में है, कोई हिंदी में है, कोई मैथ में, सब में विशिष्ट है, सब बच्चे विशिष्ट होते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। मनोविज्ञान जो है
शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? बी एन झा, डेविस, वुडवर्थ। किसने कहा? तो स्किनर ने कहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। हम क्या बताए थे आपको? आधुनिक मनोविज्ञान जो है उसका डिफिनेशन क्या होगा? मन का विज्ञान, देखिए, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शरीर का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, हम बताए थे ना कि मनोविज्ञान का जो है कंसेप्ट बदलता चला गया और आधुनिक जो हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात किए थे वो क्या होगा? ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस का स्टडी करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी। अब फिर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना गया है? शिक्षा मनोविज्ञान के उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? 1947, 1920, 1940, फिर क्या हो जाएगा? 1900। क्या होगा इसमें? 1900 डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार जो विधि होता है वो किस शिक्षा काल का है? ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन होगा। वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? वैदिक काल। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? देखिए इसको अच्छा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? मानव व्यवहार का अध्ययन, सीखने के तरीका का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। ठीक है, क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे? नहीं है, सॉरी यहाँ देखिए नहीं है ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है मानव के व्यवहार से भी है, सीखने के तरीके से भी है, मानसिक क्रियाओं से भी है, और नहीं की बात जहाँ आएगी तो संचार वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं परिवार एक साधन है। 10वां क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। ठीक है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, डिस्टेंस, नॉन फॉर्मल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए यूपीटेट में पूछा हुआ 2011 में। क्या होगा? औपचारिक शिक्षा क्या होता है? एक कंट्रोल कंडीशन होता है, एक नियंत्रित वातावरण होता है, जैसे हम स्कूल की बात करते हैं। ठीक है, और लेकिन अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा हमारा परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार का साधन क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि वहाँ कुछ माहौल नहीं होता है ऐसा कुछ। ठीक है, एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक इन्वायरमेंट, इस स्कूल का एक वातावरण, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो कौन सा? फैमिली। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों की व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, शिक्षार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? विद्यालय में विद्यार्थियों में व्यवहारिक कुशलता, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कुछ भी सीखते हैं ना उसको व्यवहार में लाना, वही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, सिर्फ अपने व्यावसायिक कुशलता के लिए हम शिक्षा का नहीं है, अपने जो कुछ भी सीखते हैं उसको यूटिलाइज हम अब दैनिक जीवन में जो करते हैं वही हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? ठीक है, मानव विकास जो है किस दोनों योगदान का परिणाम है? किसके किस दोनों का योगदान का परिणाम है? तो क्या कह रहा है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, वंशक्रम एवं वातावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी हम मानव विकास की बात करें ना तो हम वंशक्रम एवं वातावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट का हम जरूर इम्पोर्टेंस है, अब वंशानुक्रम का, ठीक है, हेरिडिटी की बात करते हैं।
ठीक है। तो ये इसका जो वंशक्रम में वातावरण का ही बात आएगा, जब मानव का विकास का जो प्रभाव होगा ये दोनों का ही परिणाम है। बालक के विकास पे वंशानुक्रम एंड वातावरण का इफेक्ट का ही असर होता है, ठीक है। इसको कहीं भी क्वेश्चन अगर इस हिसाब से पूछे तो ये दोनों को कहीं गलत नहीं हो सकता है। इन्वायरमेंट और वंशानुक्रम को एकदम बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन। अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, ठीक है। क्या कह रहा है? सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मानव विकास में अनुक्रमिकता, प्रतिदर्श, रिवर्सेबल, ठीक है, कंटिन्यूटी, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये इसका हो जाएगा आपको सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। मानव का विकास जो है ना, समान से विशिष्ट का कोई रोल नहीं है। ये टीचिंग का एक सूत्र है ये, ठीक है। शिक्षण का सूत्र सामान्य से विशिष्ट, लेकिन मानव विकास में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? शिक्षा समझता, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए एकदम आसान से आप जवाब दे सकते हैं कि हम कितना बार बता चुके हैं इस चैप्टर में कि विद्यार्थी को जो कैपेसिटी है उसको समझने में किसका योगदान होता है। तो आंख मूंद के आप जवाब दीजिए शिक्षा मनोविज्ञान का, ठीक है। देखिए सीटेट 2011 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते, यह कथन किसका है? ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी एंड रविंद्रनाथ। शिक्षा मनोविज्ञान में परिपूर्णता का विकास, यह कथन किसका है? तो आपको हो जाएगा ये कथन स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र का यह एक दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष में अनुदेशन के नेतृत्व करना चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुरूप और प्रत्यक्षण का महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का एक दृढ़ विश्वास है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं कर सकता, ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बच्चे व्यवहार से बाहर क्या सीखते हैं, अब ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण, एक्सपीरियंस और परसेप्शन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और शिक्षा दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावित है। शिक्षार्थियों एवं निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। देखिए सीटेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जस्ट लाइक क्वेश्चन बैंक है, रिपीट होता चला जाएगा आपको क्वेश्चन और अच्छे से रिविजन होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास के बाधक, ये तो भाई नहीं होगा। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित, ये भी भैया नहीं होगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, देखिए यही होगा, ठीक है। मानव विकास, देखिए हम बात करते हैं मानव विकास का। मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय और ए और बी दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। मानव विकास की बात आएगी तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, इसका कोई सीमा नहीं होता है, ठीक है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसातीकरण, संगठन। देखिए ये भी सीटेट 2015 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन सीटेट 2014 में है, ठीक है। ये सब आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से? नई आत्मसातीकरण जो होता है, आत्मसातीकरण, इसी को कहा गया है कि नई जानकारी को जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन की,
ठीक है। देखिए 20 क्वेश्चन है। बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चे को अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में, बच्चे को डांटने में, बच्चे को नियंत्रण। बच्चे को ना कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं होगा। बच्चे को डांट टप नहीं सकते हैं, बच्चे को साथ किसी का तुलना नहीं कर सकते। वो हम मोटिवेट उसको हम करेंगे तभी जाके वो पढ़ने के लिए अथी होगा। ठीक है, प्रोत्साहित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को प्रेरित करना। ठीक है, ये सब तीनों आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। एक प्रभावी कक्षा में क्या हो जाएगा? एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रश्नात्मकता योग्यता का आंकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते रहते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के मार्गदर्शन में सहयोग होते शिक्षक से सहायता लेते हैं। देखिए, सीटेट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या है इसमें? बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि मौखिक और शारीरिक प्रयोग करता है, ये भी नहीं होगा। तो हम आपको बता दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब क्या ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता है? शिक्षार्थियों के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य में आसान बनाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया आपको? शिक्षार्थियों के अवधारणात्मक समझ से प्राप्त करने का कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। देखिए, सीटेट 2015 से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ठीक है, ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करता है। ठीक है, मनोविज्ञान के सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन और फिर चेतना, और उसमें एक प्रकार का व्यवहार का संयोग किया। कौन सा बताइए? हम आपको पिछले वीडियो में भी डाले हुए थे पूरा कंसेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो उसमें क्या कहेगा? मनोविज्ञान का सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया। ठीक है, आत्मा के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया, फिर मन का, फिर चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। ठीक है, ये देखिए यूपीटेट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक विज्ञान को असंख्यात्मक प्रदत्त को प्रकरण करना, विभाजित करके प्रस्तुत करने, तुलना करना और व्याख्या करने की विधि से संबंधित क्या कहलाता है? स्टैटिक्स हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यूपीटेट में पूछा हुआ 2017 का क्वेश्चन है। गणित, ज्योमेट्री और संभाव्यता ये नहीं होगा, सांख्यिकी होगा, स्टैटिक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तब हम बात करते हैं शिक्षक में निम्न में से कौन सा शिक्षा से संबंधित सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ये हो जाएगा आपको अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन ये सब नहीं होगा। इंट्रोस्पेक्शन ये भी नहीं होगा। एक्सट्रोस्पेक्शन भी नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये मनोविज्ञान का व्यक्तिनिष्ठ विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारणों से ओतप्रोत घूमती रहती है? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु बताइए क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव। देखिए, ओतप्रोत क्या होगा? शिक्षक एवं अधिगम होगा, नहीं होगा। अधिगम परिस्थिति ये होगा। देखिए, थोड़ा सा धुंधला हो गया, मिट गया है। इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपको सभी इसमें तीनों हो जाएगा। ठीक है,
ओतप्रोत जो शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया भी हो जाएगा, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव भी हो जाएगा, अधिगम की परिस्थिति। ये तीनों परिस्थिति से हमारा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ओतप्रोत है। शिक्षक का अनुभव, शिक्षार्थी एवं अधिगम परिस्थिति, शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव और शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, ये तीनों प्रक्रिया से हमारा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ओतप्रोत। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, पाठ चर्चा केंद्रित शिक्षा पे, फिर छात्र केंद्रित शिक्षा पर विद्यालय। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल किस पे देता है, तो छात्र केंद्रित शिक्षा पे। ठीक है, छात्र के एटीट्यूड को समझ के, उसके इंटरेस्ट को समझ के ही शिक्षा अगर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, बनारसी। ठीक है, तो ये इलाहाबाद, देखिए यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 का है, ये इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। संरचनावाद उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक कौन सा है, विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान, अनुबंधन, दंड, यथावत ज्ञान करना। देखिए सी टेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान। ठीक है, देखिए ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, आप इसको अच्छे से देखिए, पूरा कोशिश कीजिए आप अच्छे से करने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जस्ट लाइक क्वेश्चन बैंक आपका धीरे धीरे हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा आपको, जिससे आपका प्रैक्टिस भी बना रहेगा और कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चलेगा। इसीलिए मेरे लिंक से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि मेरा भी मेहनत जो है सफल हो जाए। धन्यवाद।